नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो 78 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ के साथ ही जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति का बनना भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शशांक जी। बहुत-बहुत स्वागत है शशांक जी आपका हमारे जी, धन्यवाद। ये तो आपने शशांक बहुत जी ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मैं इस पे आपसे बात कर रहा हूँ। जी। सर, जिस तरह कहा जाता है कि 2 राष्ट्राध्यक्ष होती है, उसका रिलेशन में भी एक असर दिखाई देता है। तो जिस तरह कहा जाता है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जिस तरह की रिश्तों में एक दिखती थी गर्मजोशी, क्या जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच में भी वो वार्मथ हम देख सकते हैं, वो गर्मजोशी रिश्तों में दिखाई पड़ेगी क्या? मुझे कोई इसमें संशय नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में जितने भी विश्व के नेता थे, सबों ने कोशिश करी, खासकर एशिया के देशों ने। जापान के आप शिंजो आबे को देखिए या भारत के नरेंद्र मोदी को देखिए, और भी राष्ट्राध्यक्षों ने उनके साथ में कोशिश करी। ये बात और है कि भारत के साथ में उनके रिश्ते बहुत मजबूत रहे, नरेंद्र मोदी के और ट्रंप के आपस में रिश्ते बहुत अच्छे रहे। लेकिन अब एक नया दौर शुरू होने वाला है अमेरिकन राजनीति में, और उसमें राष्ट्रपति बाइडेन जो पहले उपराष्ट्रपति थे, जो अभी कई मायनों में उन्होंने ये भी कहा है कि उनके कोई पूर्वज शायद भारत भी आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, और उनको कोई खत वगैरह मिले थे इंडिया से, और वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, चेयरमैन सेनेट के तौर पर इंटरनेशनल इशू से बहुत डील करते रहे हैं। उनको भारत का महत्व एशिया के परिप्रेक्ष्य में, आतंकवाद को कंट्रोल करने में, चीन के विस्तारवादी नीतियों को कंट्रोल करने में उनको मालूम है सब कुछ। तो हम समझते हैं कि जितना गर्मजोशी हमको ओबामा साहब और मोदी जी के बीच में दिखाई दी थी, वही गर्मजोशी हमको राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी के बीच में दिखाई देगी। जी। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और भारतीय मूल की कमला हैरिस का अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति पद के लिए किस तरह से भारत को इसमें ज़्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए? क्या उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से इंडिया को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो होनी ठीक है, लेकिन कमला हैरिस के सामने जो है और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक वो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है, एक वो जी। ब्लैक कम्युनिटी, जो इस समय रेशियल डिवाइड वहाँ पे अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला, तो वो उनका जो है रिप्रेजेंटेशन पहले करती है। उसके बाद में वो दक्षिण एशिया का और भारत का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से जो भारतीय मूल के लोग विश्व में फैले हुए हैं, वो एक उनको सबको ध्यान में रखकर चलेंगी, और भारत की जो हेरिटेज उनको मिली हुई अपनी माताजी की तरफ से, उसका ज़रूर ध्यान में रखेंगी कि किस प्रकार से उन्होंने जो है कैंसर के एरिया में रिसर्च करी है। भारत से यंग रिसर्चर निकल कर आई थी अमेरिका में, बहुत ऐसे ज़माने में जब भारतीयों को समझते नहीं थे कौन है ये, तो उसके बाद में उन्होंने जो है अपने को ब्लैक कम्युनिटी के साथ में, विमेन कम्युनिटी के साथ में अपने को जोड़ के रखा, और कमला हैरिस ने भी अपनी वही आइडेंटिटी बनाई है, और उसकी वजह से बहुत सफल भी रही हैं। और मैं समझता हूँ बहुत जिम्मेदारियां उनकी हैं, और राष्ट्रपति बाइडेन ने पहले ही कह दिया है कि कमला हैरिस उनके पूरे तरीके से सहयोगी रहेंगी हर मामले में। जी, तो साथ ही जो 20 इंडियन अमेरिकन हैं, उन्हें की रोल्स मिले हैं जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसे में भारतीयों का किस तरह से आप रोल देखते हैं कि किस तरह से भारत के जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, उन पर इनका क्या असर हुआ? क्योंकि अभी काफ़ी जो टीम है उसका एक्सपेंशन होना बाकी है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि बाइडेन ने नॉमिनेट किया है 20 इंडियन अमेरिकन्स को, जिसमें 13 महिलाएँ हैं की पोज़ीशन पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसका हम क्या मतलब निकालें? देखिए, बाइडेन साहब ने ऑलरेडी कहा है कि पूरे अमेरिका को साथ में जोड़कर चलेंगे, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा। अमेरिकन जी। समाज को जो भी बेस्ट क्वालिटीज वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करेगा। और ये बहुत समय से बात चलती रही है कि भारतीय जो प्रोफेशनल्स अमेरिका में रह रहे हैं या उनके स्पाउसेस रह रहे हैं, बहुत जी। महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देते हैं समाज के अंदर, उनके गाँवों में, उनके अर्बन एरियाज में। और ये मुझे याद आता है कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने भी एक बार कहा था कि कहीं भी वो किसी सेनेटर से बात कर लीजिए, किसी भी दूर दराज के आदमी से बात कर लीजिए, सबसे बड़ा विश्वास उनका भारतीय
डॉक्टर के ऊपर या भारतीय साइंटिस्ट के ऊपर होता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जी। ख्याल से इसलिए अगर 20 लोगों को लिया है, हम तो सोचते हैं औरों को भी लेंगे। और हमने देखा है विश्व के कई देशों में जब भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं और बड़े जिम्मेदार पदों पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने भारत के साथ में अपने रिश्तों को मजबूत ही किया है। अभी हाल में भी हमने देखा है कि यूके में जो उनके वित्त मंत्री हैं, वो भी भारतीय मूल के हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से ये माहौल बढ़ता जा रहा है विश्व के बड़े-बड़े देशों के अंदर। भारतीय मूल के लोग जो हैं अपनी जो पहले पकड़ बनाई थी, अब वो पहचान बना रहे हैं और बहुत ऊँचे पदों पर, ज़िम्मेदार पदों पर पहुँच रहे हैं। जी, तो क्या ऐसा लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत से आने वाले प्रोफेशनल्स को H-1B वीज़ा की बात करें, इमिग्रेशंस की बात करें तो क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रुख इसमें लचीला होगा? क्या वो इंडिया से आने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनको वीज़ा देने में वो ज़्यादा उदार होंगे? आपने ये ठीक बात प्रश्न बहुत ज्वलंत है, लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि कोविड की वजह से जो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, काफ़ी मझधार में पहुँच गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है और ऐसे में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उनकी बनती है कि अमेरिकन कंपनीज़ को, अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से उसको सुधारेंगे। और उसके लिए इनका रास्ता दूसरा होगा, H-1B वीज़ा वाले लोगों को और जो माइग्रेंट्स वहाँ पर आए हुए हैं अमेरिका में, सबको जोड़ के चलना, ताकि पूरे तरीके से वो अमेरिका की कंपनीज़ को सहयोग दे सकें, उसमें पूरे उनको ऊपर वर्ल्ड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकें। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी महत्व होगा। मैं समझता हूँ कि H-1B वीज़ा से ज़रूर कुछ ना कुछ हमको उम्मीद रखनी चाहिए कि उसमें कुछ सहल बनाया जाएगा उसको। जी। साथ ही अमेरिका के साथ भारत के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उनको आप किस दिशा में जाते हुए देखते हैं? देखिए, अमेरिका ने अभी तक यही देखा है कि चीन से उनको ज़रूर चाहते हैं कि वहाँ से जो अमेरिकन कंपनीज़ ने जॉब्स क्रिएट करी थी चीन के अंदर, उनको किसी तरीके से और एशियन देशों में लाया जाए और अमेरिका में आ सकते हैं तो बेस्ट है। लेकिन वरना जी। अमेरिका के जो एलाइज़ हैं, जो फ्रेंड्स हैं एशिया में, अगर वहाँ वो जा सकते हैं तो सप्लाई चेन रिलेशंस वहाँ बने हुए हैं, उनको पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ अमेरिका को भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का सहयोग ज़्यादा अच्छे तरीके से आर्थिक प्रगति के लिए मिल सकता है। चीन के साथ में तो ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन लग रही थी कि चीन वाले तो चाहते थे कि पूरे तरीके से अमेरिका को किस तरह से नंबर 2 या नंबर 3 पावर बना दिया जाए विश्व में और साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, स्पेस के क्षेत्र में और साइबर हैकिंग के द्वारा वो बहुत हर तरीके से अमेरिका को कष्ट पहुँचा रहे थे और कोविड जो सबसे बड़ा अमेरिका में सबसे ज़्यादा जिससे मुसीबतें आई हैं, वो वुहान वायरस से आया है। तो उसमें जो है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि चीन को किस तरीके से एक ज़िम्मेदारान देश बनाएँ, इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिबल और इंटरनेशनली अकाउंटेबल। तो उसके लिए हम समझते हैं कि भारत को उम्मीद रखनी चाहिए। हमने जो अपने वैक्सीन्स भेज रहे हैं पूरे विश्व में, उसके लिए पड़ोसी देशों को भेज रहे हैं। हम तैयार हैं भारत में हर प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए। जी। साथ ही जिस तरह एंटनी ब्लिंकन का बयान आया कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो एक नया एरिया हो सकता है कोऑपरेशन का यूएस और इंडिया के बीच में। तो इसे इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या दोनों देशों के बीच में क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर किसी सहयोग की उम्मीद की जा सकती है? भारत की इस बीच में पूरे इस कोऑपरेशन में क्या स्टैंडिंग होगी? नहीं, भारत के 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हिस्टोरिकली, कल्चरली जो है हम लोग हमेशा से अपने को नेचर के साथ में जुड़े हुए मानते हैं। हम ये नहीं चाहते कि नेचर को दबाना है, उसके ऊपर कंट्रोल करना है, बल्कि हम चाहते हैं कि नेचर में मिल-जुल कर रहना है। जी। और ये हमारा पुराना हेरिटेज है, तो यही हम आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी जो जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं आगे के लिए, उनमें चाहे वो सोलर एनर्जी के लिए हों, चाहे विंड एनर्जी, चाहे वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हों, हर प्रकार से हर एक चीज़ में बात चल रही है कि किस तरीके से हम जो है एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव डेवलपमेंट मॉडल बना सकें। दूसरा, सोलर अलायंस जो हम लोगों ने फ्रांस के साथ में मिलकर एस्टेब्लिश करी, तो एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप जो है वो हमने बनाई है और मैं सोचता हूँ कि अमेरिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है हमारे साथ में मिलकर और यूरोपियन देशों के साथ में, क्योंकि वो बहुत दुखी थे कि अमेरिका जिस तरीके से पीछे हट गया था क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ पे और उन्होंने कहा कि हमें कोई जी। मतलब नहीं है। और उन्होंने जितनी भी पाइपलाइंस वगैरह जो है वो रेड इंडियन एरिया से आ रही थी या जिस तरीके से वो फ्रैकिंग वगैरह कर रहे थे जिससे जो है काफ़ी एटमॉस्फेयर का एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा था। मेरे ख्याल से उन सब बातों को देखकर उनको उन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करना होगा जो कि जी। एनवायरनमेंटली सेंसिटिव हों और उसमें जो है इंडिया के साथ में उनको बहुत ज़्यादा
मदद मिल सकती है, क्योंकि इंडिया पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि यही हमारा मॉडल है डेवलपमेंट का और कोऑपरेशन का। जी। साथ ही यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में भारत लंबे समय से मांग कर रहा है कि स्थायी सदस्यता, लेकिन ओबामा बाइडेन प्रशासन ने इसका समर्थन किया था। क्या आपको लगता है कि अब बाइडेन प्रेसिडेंसी में इसको कुछ इसमें आगे कोई उम्मीद है कि आगे बढ़ सकती है, इस दिशा में कोई प्रगति हो सकती है? उम्मीद हमें रखनी है कि प्रगति हो और भारत को सुरक्षा परिषद का छठा स्थायी सदस्य बनाया जाए, वीटो राइट्स के साथ में, क्योंकि यही एक तरीका होगा कि जो चीन को एक सबक मिलेगा कि एक जमाना था जब भारत ने ही चीन को आगे बढ़ने दिया, सदस्यता दिलवाई संयुक्त राष्ट्र में, दूसरे तरीके से उन्होंने स्थायी सदस्यता भी दिलवाई। अब मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि चीन को जो है जिस तरीके से वो आनाकानी करने में लगा रहता है, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को वो आगे मदद करता रहता है, तो उसको जो है थोड़ी लगाम लगेगी उसके ऊपर, और उसका तरीका एक ही है कि हम लोग जो है एशिया के डेमोक्रेसीज के साथ में जुड़ के चलें, वर्ल्ड को बहुत और मजबूत करें, डीपन करें रिलेशनशिप को, और साथ में कोशिश करें कि भारत को जो है ये सुरक्षा परिषद में अब जो है जो ओबामा साहब ने करा था उससे एक कदम आगे बढ़कर अब वो सदस्यता मिल जानी चाहिए। जी। साथ ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि बाइडेन प्रेसिडेंसी का रुख ट्रम्प के रुख से कुछ अलग होगा? थोड़ा बहुत मायनों में फर्क हो सकता है कि जैसे अफगानिस्तान से वो ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम सब विड्रॉ कर लेंगे, 2,500 के करीब वहां रह गए ट्रूप्स। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो उनके मिलिट्री एडवाइजर्स थे, जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स थे, वो थोड़ा कह रहे थे केयरफुली चलिए, क्योंकि इतना ज्यादा भी अपने कमी मत कर दीजिए कि वो उनकी भी जो है सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो किसी तरीके से दिक्कत में आ जाए। मैं समझता हूँ कि बाइडेन साहब इस बात को बहुत सोच समझ के चलेंगे कि किस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद यूरोप को तंग कर रहा है और एशिया के कई मुल्कों में बढ़ चुका है, तो कैसे उसको जो है हम समाज को इस तरह से लेके चलें कि सब लोग मिलजुल के रह सकें, सब धर्म के लोग, अनुयायी लोग। तो मेरे ख्याल से ये जो है बाइडेन साहब के साथ में जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप की बात बनी है एशिया के साथ में या यूरोप के और देशों के साथ में, एशिया के देशों के साथ में, तो उसे बहुत आवश्यक है कि क्या हम लोगों की चिंताएं हैं इन इस्लामिक आतंकवाद से, और किस प्रकार से जो है जो भी जितने भी धर्म के लोग हैं सबको आपस में जोड़कर अच्छे तरीके से लेके चला जाए, ताकि आतंकवाद के ऊपर जो है एक प्रकार से विजय पाई जा सके। जी। चीन का जो भारत के प्रति बहुत ही एग्रेसिव रवैया है, जग ज़ाहिर है। ऐसे में क्या लगता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जितना भारत का साथ देता था इस दिशा में, क्या बाइडेन प्रेसिडेंसी में भी अमेरिका भारत का उतना ही भारत के साथ खड़ा होगा? अगर मैं इसमें कहूँ कि जो चीन के कुछ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के जो मैंने राइटिंग्स पढ़ी हैं पिछले दिनों में, उससे लगता है कि उनकी तरफ ये इम्प्रेशन है कि अमेरिका में कंसेंसस बन चुकी है। तो ये ट्रम्प साहब की पॉलिसी नहीं थी, ये थी पॉलिसी जो कि अमेरिका में बहुत सोच समझ के बनाई गई थी। इसमें सब थिंक टैंक, सब डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी साथ में मिले हुए थे कि चीन को किस प्रकार से ठीक रास्ते पर रखा जाए, क्योंकि चीन ने जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो कर ली, लेकिन अपनी सोसाइटी में जो प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, जो ओपननेस आनी चाहिए थी, वो आने की जगह और क्लोज कर दिया सोसाइटी को, और वहाँ की जो लीडरशिप है उसको नैरो डाउन करके एक आदमी की लीडरशिप बना दी है कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में। तो समझते हैं कि ये चीन ऐसा मान रहा है कि वो ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब उसको जो है अमेरिका या किसी और देश की कोई परवाह नहीं है। वो इस समय जो है अपने रास्ते पे चल के अगले 15-20 साल में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और वैसे हर प्रकार से शक्ति बन जाएगा, साइंटिफिक तरीके से, मिलिट्री तरीके से, स्पेस के फील्ड में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो है बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे पहले कुछ भी रिश्ते रहे हों डेमोक्रेट्स के और चीन के, जो कि काफी नजदीकी रहे थे, लेकिन अब हम समझते हैं कि अब समय आ गया है कि उनको जो है चीन को आईना दिखाना होगा कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर, अपने पड़ोसियों के साथ में, भारत के साथ में जो एग्रेसिव बिहेवियर करा है वो नहीं एक्सेप्टेबल होगा, ताइवान के साथ में या और देशों के साथ में भी, साउथ चाइना सी में भी जो कुछ कर रहे हैं, तो वो सब बातें जो है वो एक तरह से रिफ्लेक्शन है उसी पार्ट का, जिसमें कोविड क्राइसिस, जिसमें डीआरआई का इनिशिएटिव कि वो लोगों की जो जमीनें हैं उनके सॉवरेनिटी है उसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बड़े बड़े डेट्स देकर को अपना इन्वेस्टमेंट करके वहां पर। तो एक प्रकार से मैं कहूंगा कि
क्राइसिस का सिचुएशन आ गया इंटरनेशनल रिलेशंस और एशियन रिलेशंस में, जिसके लिए बाइडेन साहब को लीडरशिप लेनी है, बहुत ज़रूरी है। जी। और क्या इस तरह की एप्रीहेंशंस जिस तरह आशंकाएँ हैं, इसमें आपको क्या कोई दम दिखाई देता है कि चाहे ह्यूमन राइट्स का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी का मुद्दा हो, तो इसमें भारत को क्या किन्हीं किन्हीं आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है अमेरिका की तरफ से? देखिए, एक हमेशा से ये बैलेंस रहा है अमेरिकन सोसाइटी में कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर जी। डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ-साथ वो एक तरीके से ऐसा कंट्री भी बन जाए, जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन के लिए सेंसिटिव हो, सब बातें मान लें इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन की, तो वो एक तरीके से बात चलती है। दूसरी तरफ ये है कि भारत को मालूम है कि अगर हमें जो है अपने समाज में, हमारी डेमोक्रेसी में जो भी सरकार आती है, उसकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनके पीछे समर्थन होता है आम जनता का। और जो हमारी चुनौतियाँ हैं अपने क्षेत्र के अंदर, पड़ोसियों के साथ में, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमें अपने देश में राजनीतिक दलों को और पूरी जनता को साथ में मिलकर चलना है। तो हमारे जो मित्र देश हैं, बाइडेन साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको बात में ये ध्यान में रखेंगे अगर, कि अगर जी। उनके एनजीओज़ या चर्च ग्रुप्स या कोई और लेफ्टिस्ट उनके जो उसमें फैक्शंस हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में, अगर वो सजेस्ट करते हैं कि नहीं इंडिया के ऊपर दबाव डाला जाए, उसको हम अपने तरीके से ढालें, तो मैं समझता हूँ कि वो जो है एक मिस्ड अपॉर्च्युनिटी हो जाएगी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को तो वो इस तरीके से अपने इमेज में ढालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो चीन है, जहाँ पे 10 लाख उइगुर्स को उनके हनन हो रहा है उनके राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का, जो हांगकांग में अपने और दे पूरे देश के अंदर वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, जर्नलिस्ट को जो है तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और जी। पाकिस्तान में जो है किस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं, आतंकवाद फैल रहा है सब तरफ, अपने देश के अंदर ही वो अपने आम जनता को दबा रहे हैं, तो उनके बारे में मालूम नहीं चलता है क्योंकि उनके जो लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है, तो अमेरिका के लोग भी समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। तो मेरे ख्याल से आवश्यक है कि भारत के लिए ज़िम्मेदारी बनती है कि कमला हैरिस जो भारतीय मूल की भी हैं, उनको साथ में लेकर चलें और बाइडेन साहब को समझाएँ कि जो एशिया को अगर हमें ठीक शांतिपूर्ण ढंग से और आगे प्रगति के लिए ले चलना है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि इस समय प्रायोरिटी रखनी चाहिए पाकिस्तान और चीन को किसी तरीके से ठीक रास्ते पर रखने की। जी। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कि बाइडेन चाहे बायलैटरल रिलेशंस की बात हो, चाहे क्लाइमेट की जो हमने चर्चा की, चाहे H-1B वीज़ा की बात, इंडियन डायस्पोरा को किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए बाइडेन प्रेसिडेंसी से? नहीं, हमको कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा बार-बार इंटरैक्शन हो सकता है टॉप लीडरशिप के साथ भाई से जो उनका है एक्चुअली जिस तरह से अभी ग्रुप 7 की मीटिंग होने वाली है यूके में, उसमें उन्होंने इनवाइट किया है हमारे जी। प्रधानमंत्री जी को, तो वहाँ जाएँगे ही। और भी इस तरह के समूह हैं, जिसमें हमारे को और अमेरिकन जो टॉप लीडरशिप है उनको मिलने का मौका मिलेगा। पूरे तरीके से उन्हें जाना चाहिए कि एशिया के देशों की और भारत जैसे देशों की जो लोकतांत्रिक को प्रणाली को और मजबूत करना चाहते हैं कि क्या उनकी उम्मीदें हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से और हमको प्रायोरिटी उनकी भी देखनी होगी कि बाइडेन साहब की क्या प्रायोरिटी है और उनमें से जी। जो हम जिनमें मीट कर सकते हैं उनमें कॉमन हमारे इंटरेस्ट हैं तो हमको बहुत आसानी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनको लगे कि इंडिया जो एक वैल्यूएबल फ्रेंड है और हमारे लिए बहुत मजबूत फ्रेंड काबिल साबित होगा। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया शशांक जी इस विषय में हमसे चर्चा करने के लिए। जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उनसे और जो कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति बन रही हैं, उनसे हमारी क्या उम्मीदें होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? इंडो-यूएस टाइज़ किस दिशा में जाएँगे बाइडेन प्रेसिडेंसी में, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। So just give us a sense of what to expect over the next couple of hours. The president gets inauguration is about the formal inauguration or just over an hour.